अपनी डिग्रीज तो बिल्कुल फेक नहीं आपने अटैच करनी। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वो भी सारे ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं। ट्रैवल अलाउंस नहीं सबमिट करवाया होता, जिसकी अकोमोडेशन सर्च नहीं की होती, तो बहुत वेरिफिकेशन होती हैं। यूके भी अब करता है वेरिफिकेशन, आपने ऑनलाइन हर चीज़ चेक हो जाती है, फिर आपकी एम्बेसी भी वेरीफाई कर लेती है। तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि होते हैं मिसकंसेप्शंस या गलतियां आप कह लें, जो कि स्टूडेंट्स मोस्टली कर देते हैं इन प्रोसेसिंग ऑफ देयर यू कैन से एडमिशंस ओवरसीज। तो उनके लिए क्या क्या गलतियां जौन सी हैं वो निगलेक्टेबल नहीं होनी चाहिए, उनको उस पर फोकस करना चाहिए। इसी बारे में आज हम बात करते हैं मिस नूर फातमा से। हेलो मिस नूर। हेलो। मिस नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे बड़ा एक आप मुझे यहाँ पे एक नरेट कर सकती हैं बुलेट पॉइंट्स में ही सही, कि मिसकंसेप्ट कह लें या कोई मिस्टेक्स कह लें जो स्टूडेंट कॉमनली करते हैं। यूके यूके नहीं, हम सब कंट्रीज के लिए एक जनरलाइज बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, सब कंट्रीज में जब वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही होती है स्टडी वीज़ा की बेसिकली, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं कॉमनली जो स्टूडेंट्स करते हैं, जिनकी बेसिस पे उनकी फिर वीज़ा रिफ्यूज़ल या वीज़ा रिजेक्शन आ जाती है, समटाइम बैन भी लग जाता है। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सिर्फ निगलेक्शन होती है। वो हालांकि वो स्टूडेंट को भी पता होता है कि वो मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो निगलेक्ट कर रहा होता है कि शायद ये नहीं, वो देखेंगे नहीं ऐसे होगा, लेकिन वो फिर आप एट द एंड उनके रिफ्यूज़ल की तरफ ले जाती हैं उनको। उनमें से मेजरली ये है कि वो कोर्स या मतलब बिल्कुल इररेलेवेंट कोर्स ले लेते हैं अपनी लास्ट डिग्री से, मतलब उनका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं आपस में हो रहा होता, तो वो कोर्स वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसी सिलेक्ट कर लेते हैं जो वीज़ा रिफ्यूज़ल वाली लिस्ट में होती है ऑलरेडी। मतलब अब बिसा कंसल्टेंट ऐसे हमें पता होता है कि काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी ऐसी लिस्ट में होती हैं जिनका रिफ्यूज़ल आ जाता है, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली उनका आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि उनसे सिलेक्शन यूनिवर्सिटी की ठीक नहीं होती, कोर्स की सिलेक्शन ठीक नहीं होती, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कैश के लिए जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं करती। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद उनका जो है वो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने लिखवानी ही नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी रिक्वायर नहीं कर रही। हालांकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, ये मेजर मिस्टेक है। उसके अलावा जो है आप समझ लें कि आपकी जो मतलब आपने अकोमोडेशन प्लान, ट्रैवल प्लान्स आपने प्लान नहीं किए होते, उनको प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती, ये मिस्टेक है। यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च नहीं आपने किया होता, इंटरव्यू की बिल्कुल आप प्रिपरेशन नहीं करते। मतलब जैसे यूके कंट्री है तो उसके लिए स्टूडेंट्स को यही लगता है कि इंटरव्यू आएगा ही नहीं। अगर नहीं आता तो उनको लगता है कि अगर 10 लोगों का नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि इंटरव्यू आपका आ सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये मिस्टेक्स जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं, जिनकी बेस पे जो है एट द एंड उनका फिर वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अब हम इनको अगर नरेट करना चाहते हैं, देन हम इस तरह से, आपका फर्स्ट जो पॉइंट था गलत कोर्स सेलेक्ट करना, बट यूजुअली ज़रूरी तो नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने प्रीवियसली एक कोर्स पढ़ा है, उसका इंटरेस्ट स्टिल उसी कोर्स में कि उसने उसी फील्ड में जाना है, वो अपना कोर्स चेंज भी कर सकता है। कोर्स चेंज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोर्स चेंज भी तो थोड़ा सा तो रिलेट करें। अब देखें आपकी फील्ड पीछे से जो है वो आप मेडिकल की फील्ड से आए हैं, आगे आप आईटी में चले जाते हैं, तो ये फील्ड रिलेटेड है। आईटी से आए हैं आप, या कंप्यूटर किसी भी और फील्ड से आए तो आप मेडिकल में नहीं जा सकते। मेडिकल में तो स्पेसिफिकली आपकी पीछे से स्टडीज रिलेटेबल थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए मेडिकल के साथ। इस तरह के कोर्स ना सिलेक्ट करें, वैसे आप स्विच कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे आप जो है वो आईटी वाले मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हर स्टूडेंट ले सकता है, जाहिर है मैनेजमेंट के रोल हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। इवन आपने मेडिकल भी किया हुआ है तो मैनेजमेंट करके आप हॉस्पिटल वगैरह मैनेजमेंट की पोजीशंस पे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने जो है ना मतलब ट्रिक की है ये, थोड़ा सा आपने बस इसको, आपको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए होती है। तो आप इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं हर यूनिवर्सिटी में। इंटरनेशनल बिजनेस के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, ये जनरलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, इनमें आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन आप एक मेडिकल का पर्सन उठ के आईटी में चला जाए, इस पर मतलब एमएस करना शुरू कर दे साइबर सिक्योरिटी में, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो उस चीज को खुद से भी नहीं कर सकता है ना, मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकता वो, ना वो यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई कर सकेगा, ना वो एम्बेसी को। समटाइम कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेती, तो इस बेस पे अगर उनको लगता है कि हमारा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं होना तो हम इस चीज से निकल जाएंगे। लेकिन एम्बेसी भी समटाइम आपको इस चीज पे क्वेश्चन कर लेती है कि फील्ड आपकी ये, आपने आगे से बिल्कुल स्विच कर लिया और बीच में आपने उसको कन्वर्जन कोर्सेज भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं आपने किया, डायरेक्टली आप स्विच कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत मतलब हो जाता है। नहीं, इतना स्विच नहीं होता, आप थोड़ा सा रिलेटेबल कर लें उसको किसी तरह, तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। एग्जैक्ट आप स्विच इस तरह से नहीं कर सकते हैं, रैंडमली स्विच नहीं कर सकते कि टोटली स्विच कर लिया। और ऐसे यूनिवर्सिटीज जो आपने अभी बताया कि स्टूडेंट को प्रॉपरली सर्च करनी चाहिए, जो कि उनकी वीजा रिफ्यूजल हिस्ट्री में ना हो, उसको आप कैसे नरेट करते हैं? कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि जिनमें, अगर हम स्पेसिफिकली यूके की बात करें तो यूके में ऐसा वीजा रिफ्यूजल का इतना इशू नहीं होता।
कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और स्मूथ, आपका पहले कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, तो आपको आगे भी चांस नहीं इतने रिफ्यूज़ल्स आते। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूके में भी स्पेसिफिकली ऐसी हैं कि जिनके जो है परसिस्टेंटली रिफ्यूज़ल्स आ रहे होते हैं। एम्बेसी इंटरव्यूज़ आते हैं, जब एम्बेसी इंटरव्यू आ जाते हैं, तो फिर आपका 50-50 हो जाता है चांस कि आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगा या आपको जो है वीज़ा आ जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, वो फिर आप जब सर्च कर रहे होते हैं अपने कोर्स को, अपनी यूनिवर्सिटी को, तो आपने इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। आप किसी एक्सपर्ट से लाज़मी गाइडेंस लें, ताकि वो आपको प्रॉपर, क्योंकि एक्सपर्ट्स को इस चीज़ का पता होता है। आप लेमैन, मतलब आप स्टूडेंट हैं, आपको इस चीज़ का नहीं पता इंटरनली कि यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी ऐसी हैं, ये जिनका रिजेक्शन आ रही है। तो इस चीज़ पे आपने फ़ोकस करना होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ना हो जो वीज़ा रिफ्यूज़ल लिस्ट में हो, यूके वी एम्बेसी की। जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट की कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी बेस पे वीज़ा रिजेक्शन आ जाती है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बेस पे वीज़ा रिजेक्शन आ जाए? वो ये है ना, कुछ यूनिवर्सिटी ना जो कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं करती। मतलब उनको वैसे तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में उनका रूल होता है कि आपने 28 डेज़ की मैच्योर स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सिटी को देनी है, उसके बाद आपको कैश इश्यू होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उनको नहीं चाहिए होती बैंक स्टेटमेंट कैश के लिए। तो जब स्टूडेंट्स, अगर वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं कर रहे, वो खुद से प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो वो जो है वो खुद अप्लाई करते हैं, उनको लगता है अब कैश बैंक यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए बैंक स्टेटमेंट कैश के लिए, तो वो बैंक स्टेटमेंट रखवाते ही नहीं है। हालाँकि ये तो यूकेवीआई की मतलब रिक्वायरमेंट है कि आपके एटलीस्ट 28 डेज़ के लिए जो फंड्स आपके रिक्वायर्ड हैं। अब बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट होती क्या है कि आपके जो टोटल एक्सपेंस आने हैं, अकोमोडेशन चार्जेस वो, और उसके अलावा जो आपने इनिशियली फी पे कर दी, उसमें जो रिमेनिंग फीस आपकी रह गई है, वो रिमेनिंग फीस प्लस अकोमोडेशन चार्जेस आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। और वो आपने लाजमी शो करवानी होती है कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप यूके जाकर सर्वाइव कर सकेंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे। ये एम्बेसी को आपने अश्योर करना होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वहाँ जाएँगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल। तो ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, वो नो डाउट यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है आपसे, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एम्बेसी को फिर भी शो करवानी है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट के बगैर अपना वीज़ा फाइल कर देते हैं। तो उसकी बेस पे जो है वो फिर उनको रिफ्यूज़ल रिजेक्शन लिखना आ पड़ता है। जाती है। या अगर रखते भी हैं तो वो 28 डेज़ में मैच्योर नहीं होती है, तो उसकी हम्म। बेस पे फिर उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं स्टूडेंट सबमिट करते और या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली आपको पता है इस लाइन में जौन-सा है ज़्यादातर लोग फेकनेस के तरीके से बाहर जाना चाहते हैं या फिर आप कह रहे हैं असाइलम लेना चाहते हैं वहाँ पे जाके। सो टेक्निकली स्पीकिंग ऑफ इट, फेक डॉक्यूमेंट सबमिट अगर आप करवाते हैं तो उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं? फेक डॉक्यूमेंट्स में तो जो है वो रिजेक्शन आप समझ लें कि आपके हाथ नहीं होती है, कि आपने जो है वो आप इतने बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। अब तो यूनिवर्सिटी, जब एक स्टूडेंट इस तरह करता है, वो अगले 10 स्टूडेंट्स को खराब करता है, कि आपकी रेपुटेशन खराब होती है बाहर। जब एक स्टूडेंट, अब देखें वो चलें ठीक है, आपने 10 लोगों ने कर लिया, उनमें से चलो आप 10 नहीं पकड़े गए, अब 1-2 में से पकड़ा गया, वो बाकी 10 को भी वो फिर वेरीफाई करते हैं। तो ये फेक डॉक्यूमेंट्स वाला जो है ना, ये बहुत पुराना सीन हो गया है कि आप चले जाते हैं। अब तो बहुत वेरिफिकेशंस होती हैं, यूके भी अब करता है वेरिफिकेशंस, आपने ऑनलाइन हर चीज़ चेक हो जाती है, फिर आपकी एम्बेसी भी वेरीफाई कर लेती है। तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी कि आपने जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। अपनी डिग्रीज तो बिल्कुल फेक नहीं आपने अटैच करनी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस लेटर्स या ऑक्सफोर्ड टेस्ट या अपने एग्ज़ैक्टली। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो फेक बनवा लेते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वो भी सारे ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको जो है वो चांसेस होते हैं कि आप 100% पकड़े जाएँ। एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, वो समटाइम्स आपको लगता है कि आपने गैप कवर करना है, तो वो आपका जेनुइनली कुछ ना कुछ होते ही हैं। आप ज़ाहिर है जो टाइम आपने गुज़ारा होता है फ्री, वो आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। तो आप जैसा भी जो भी कर रहे हैं, आप उसका एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड कर दें। आप फेक ना लगाएँ, फेक को आप अवॉइड करें जितना भी आप कर सकते हैं। एज़ यू सेड प्रायर कि एम्बेसी इंटरव्यू की बेस पे भी रिजेक्शन आ जाती है, तो वो क्या होता है? स्टूडेंट की तरफ से लैग होता है या उसने कुछ प्रिपेयर नहीं किया होता या वो वहाँ पे जाके फंबल हो जाता है? उसमें आप क्या कहना चाहती हैं? वैसे इंटरव्यू जो है वो ऐसी कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि उसमें स्टूडेंट इतना ज़्यादा पैनिक होते हैं कि पता नहीं वैसे इंटरव्यू आ गया। उसमें यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आपने यूके क्यों चूज़ किया, यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, कोर्स क्यों चूज़ किया और करियर प्लान्स आपके क्या हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब जब आप किसी के थ्रू ट्राई करवाते हैं तो आपको लग रहा होता है कि ठीक है, अब आपका सारा प्रोसेस कंसल्टेंट ने कर दिया, आपने जो है वो किसी चीज़ की टेंशन नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज़ें बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये आपको, क्योंकि ये पता होंगे तो आप वहाँ जाके भी हर जगह कहीं पे भी, आप इमिग्रेशन में भी समटाइम वो पूछ लेते हैं आपसे ये क्वेश्चन, तो ये आपको पता होने चाहिए और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो समटाइम स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ इसकी नहीं प्रिपरेशन करते हैं, उनको लग रहा होता है कि नहीं ये कोई ऐसी मतलब जिसकी बेस पे उनको रिफ्यूजल फेस करना पड़ता है। खास तौर पे वो स्टूडेंट जो एमओई पे जा रहे होते हैं,
जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वाले होते हैं ना, वो फिर भी प्रिपेयर कर लेते हैं। लाइक उन्होंने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, उसमें भी उन्होंने कोर्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, या जिनका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है उसमें भी वो देख लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ का। तो अगर जब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं होता, तो स्टूडेंट ने बिल्कुल पॉइंट्स नहीं पढ़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो अगर उन स्टूडेंट्स का वैसे इंटरव्यू आ जाता है, तो फिर उनको बिल्कुल इन पॉइंट्स की नाव हाँ वो नहीं होती, और जब वो फिर एंड टाइम पे याद करते हैं, फिर जाके जब उधर एम्बेसी में जाते हैं, तो उनको फिर आंसर करते हुए पैनिक कर रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसी रॉकेट जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछते थे, वही एम्बेसी इंटरव्यू में होते हैं। तो आपको इसके लिए ये आपको ना भी आपका एम्बेसी इंटरव्यू है, तब भी आपको ये बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए कि आपने यूके क्यों चूज किया, आपने जो है स्पेसिफिकली आपने जो जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन हर जगह यही होते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो क्या आपने ये कंट्री क्यों चूज किया, ये कोर्स क्यों चूज किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, करियर प्लान आपके क्या है, जो क्वेश्चन स्टूडेंट के एंड किए हों उसको अच्छी तरह प्रिपेयर प्रिपेयर होना होना चाहिए। चाहिए। दैट इज वेरी गुड। बाज़ औक़ात इस तरह होता है जैसे कि अभी आपने भी बताया कि अकोमोडेशन या ट्रैवल प्लान पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है। सो ये आई नो बहुत ही रेयर सी चीज़ है, बट ये कैसे रिलेटेबल होती है? एकोमोडेशन प्लान्स आपने यहाँ से सर्च करने होते हैं, और ट्रैवल प्लान्स भी आपके ट्रैवल यहाँ से आपने उनको जैसे यूके में ऐसा इसका इतना इशू नहीं होता। एकोमोडेशन का तो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करवाना होता है, लेकिन ट्रैवल वाला इतना इशू नहीं होता यूके में। लेकिन अगर आप यूरोप वाली साइड पे देखें, तो वहाँ पे आपने ट्रैवल अलाउंस भी आपने शो करवाने होते हैं, आपने जो है वो एकोमोडेशन शो, इवन आपने एकोमोडेशन बुक करके शो करवानी होती है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ पे भी फोकस नहीं करते, उन्होंने नहीं प्रिपेयर नहीं किया होता, उन्होंने एकोमोडेशन सर्च नहीं की होती, ट्रैवल अलाउंस नहीं सबमिट करवाया होता, जिसकी बेस पे उनको फिर जो है वो रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। यूरोप वाली साइड पे ज़्यादा इशू होता है। ओके, दैट इज़ वेरी वेल सेड पॉइंट। थैंक यू वेरी मच मिस नूर। आपने एक बहुत ही जो हम कह लें कि स्टूडेंट्स के नज़दीक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, वो बताए हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड दिस वाज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट एंड अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।